तैयार हो जाइए आज के एक्शन पे एक दिन के लिए, क्योंकि वायदा कारोबार की है आज एक्सपायरी और दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से है बेहद कमजोरी के संकेत। तो गैप से नीचे खुलने के बाद बाजार कुछ अहम लेवल पर सपोर्ट ले पाएंगे या फिर देंगे आज एक खराब ट्रेड का मौका। रहेगा इसी पर फोकस और लेवल्स क्या होंगे बताएंगे आपको। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, हमारे व्यूअर्स अब कहने वाले हैं कि एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है। एक्सपायरी के दिन हम टाई नहीं पहनेंगे ताकि हम बता नहीं पाए कि मार्केट की डायरेक्शन हमें किधर जाती हुई दिख रही है। एब्सोल्युटली। तो ये इस एक तरह से आप कह सकते हैं कि वीकेंड की तैयारी है। और वीकेंड की तैयारी में आप जब फ्राइडे को फ्राइडे ड्रेसिंग के मूड में होते हैं, टी शर्ट में होते हैं, तो गुरुवार से ही टाई निकालना शुरू कर दें और थोड़े से इनफॉर्मल होने लगे। वैसे भी वर्क फ्रॉम होम है तो ज़्यादा बढ़िया है कि जितना फ्री होकर काम कर पाएँ उतना बेहतर। लेकिन हाँ, संकेतों की जहाँ तक सवाल है, भले ही टाई से ना मिले, कहीं और से ज़रूर मिल रहे हैं और वो है अमेरिका। एक साथ ढेर सारे नेगेटिव संकेत आते हुए दिखे, चाहे वो ट्रंप साहब हो चाहे फेड चेयरमैन हो। ट्रंप साहब ने अपना फिर से गुस्सा दिखाने का फैसला किया है और वही निशाना चीन है। और उन्होंने कहा कि कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं उनकी भरपाई 100 ट्रेड डील भी हो जाए तब भी नहीं हो सकती। इसका मतलब साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि भाई कोरोना की मौतों का जिम्मेदार चीन ही है। और ऐसे में ट्रेड डील को लेकर फिर से क्वेश्चन मार्क्स बार बार उनके स्टेटमेंट्स की तरफ से स्टेटमेंट्स की वजह से आ रहे हैं। दूसरी बात है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती है, बदल सकती है, उस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एमएसएमई और एनबीएफसीज और रियल्टी डिस्कॉम्स, इनको एक पैकेज का ऐलान हुआ है कल। ये एक घोषणा है जिस पर आज बाजार का रिएक्शन रहेगा। मिड कैप्स के नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन है। आज निफ्टी की कोई कंपनी का रिजल्ट नहीं है, लेकिन बायोकॉन, मनापुरम, टाटा कंज्यूमर, एस्कॉर्ट्स के नतीजे हैं। और आज वीकली एक्सपायरी है, उसका भी एक्शन भरपूर रहने वाला है। दीप बिल्कुल अनिल जी, एक्शन भरपूर रहने वाला है और एक बार फिर से कई बातों पर चर्चा करनी है, कई क्यूज आपसे समझने हैं सर। पर आज ग्लोबल क्यूज से शुरू करते हैं, क्योंकि कल भी ग्लोबल क्यूज नेगेटिव थे पर हमारा डोमेस्टिक एक्शन काफी स्ट्रांग था। पर एक बार फिर से सर नेगेटिव ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, लगातार दूसरे दिन गिरावट हुई है। और जिस तरह से ट्रंप साहब ने एक बार फिर से चीन पर अटैक किया है और जो फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने इकोनॉमी पर चिंताएं जताई हैं, उससे सेंटिमेंट काफी बिगड़ गया है सर। इससे क्या समझना चाहिए? इससे समझना ये चाहिए कि अमेरिकी इकोनॉमी उनके हाथ में नहीं है। ट्रंप साहब और जेरोमी पावेल, फेड चेयरमैन, दोनों ही ठगा सा महसूस करें कि करे क्या। अब देखिए, मुश्किल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता भी उनके पास जो कुछ है कि हम लिक्विडिटी दें सिस्टम में, डॉलर प्रिंट करें और लोगों को भरोसा दें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सब कुछ ठीक होने के संकेत आ नहीं रहे या फिर आने में लगेगा वक्त। 6.25% की नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ के साथ, हिस्टोरिकली हाई, अब तक के सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आंकड़ों के साथ, अगर अमेरिका की इकोनॉमी और उनके बिजनेसमैन को लगता है कि एक और पैकेज की ज़रूरत है, अब तक जो कुछ दिया वो नाकाफ़ी है, 0% इंटरेस्ट रेट काफ़ी नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव होनी चाहिए जैसे कि आपने जापान में और कुछ और देशों में देखते हैं। लेकिन बात वही है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के साथ आप ग्रो कैसे करेंगे? आपको ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन चाहिए और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स के साथ आप इन्फ्लेशन ला नहीं सकते। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। लेकिन जेरोमी पावेल साहब की लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमी को लेकर और अमेरिका के मॉनेटरी सिस्टम को लेकर। उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया कि भाई दिक्कतें हैं और मुश्किल रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा भी है कि हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं चाहते हैं, राइटली सो, क्योंकि अगर आप नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो ग्रोथ आएगी नहीं। लेकिन ग्रोथ आएगी कैसे, इस पर क्वेश्चन मार्क अभी भी है। इकोनॉमी ट्रैक पर कैसे लौटेगी और कब लौटेगी, इसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब उनका कॉन्फिडेंस नहीं है और उसके साथ साथ अगर आपके देश के प्रमुख और राष्ट्रपति ट्रंप ये कहें कि नहीं भाई, जो कुछ भी मुश्किलें हो रही है वो चीन की वजह से हो रही है, जो कुछ कोरोना से नुकसान हो रहा है, चाहे वो लोगों की जान का हो या फिर कारोबार का हो, उसके लिए चीन जिम्मेदार है। और अगर आप 100 ट्रेड डील भी चीन के साथ कर लें, लेकिन इस तरह के नुकसान की भरपाई नहीं मानी जा सकती। मतलब वो बेसिकली चीन को ये कह रहे हैं कि हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे जो आपने किया है। और ऐसे में आप मान कर चलें, कोई चीन ऐसा कोई छोटा मोटा चूहा तो है नहीं कि आप जोर से ताली बजाएंगे और वो डर के भाग जाएगा। ये कोई ईरान और इराक तो है नहीं कि जहां आप 2 बम गिराएं और वो ठीक है एक आध दिन स्टेटमेंट दे हम बदला लेंगे और चुपचाप बैठ जाएं। तो आगे चलते हुए ये कब होगा और किस बात पर होगा ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन दीप, जो एक समस्या है वो ग्लोबल मार्केट्स की है और वो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव तक रहने वाली है। और वो समस्या ये है
कि कहीं न कहीं ट्रम्प साहब अमेरिका की जनता का सेंटीमेंट भुनाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कहेंगे, कहते रहेंगे, या हो सकता है कुछ करे भी, जो कि उनके और चीन के रिश्तों में और दरार बड़ी करे। देखिए ये है ना, दोनों की कोई दोस्ती नहीं है। ट्रेड डील जो हुई ना, तो वो मजबूरी वाला गठबंधन है कि भले ही विचारधाराएं अलग हो, लेकिन चूंकि साथ में मिलकर सरकार चलानी है, और यही हाल चीन और अमेरिका का है। अगर उन्होंने ट्रेड डील की है तो इसीलिए की कि अमेरिका को चीन की जरूरत है, चीन को अमेरिका की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और जब तक जरूरत है उस हिसाब से वो मजबूरी में एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अल्टीमेटली किसी भी राजनेता के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य होता है अगला चुनाव जीतना, और चुनाव जीतने के लिए ट्रम्प साहब चीन के अगेंस्ट में किस हद तक जाएंगे ये देखने वाली बात होगी, और अगले 2-3-4 महीनों में ये आपको पता चलेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं दीप, कि मुझे डर एक ही बात का है ग्लोबल मार्केट्स में, और वो ये कि कहीं कोई ऐसा ना हो कि इस बार चूंकि ट्रम्प साहब को बाकी देशों का भी सपोर्ट मिलेगा चीन के खिलाफ, तो वो कोई ऐसी गलती ना करे, या गलती या नहीं गलती, खैर वो हम क्या बोले, कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि दुनिया भर के बाजारों में दिक्कतें आए और परेशानी हो। तो एक वो बड़ी रिस्क ग्लोबली डाउन साइड की है। अदरवाइज पैसा भरपूर है, आज नहीं तो कल लग जाएगा। अगर कोई ऐसी खराब हरकत ना हो ग्लोबली, तो फिर ऐसे में कोई खास बड़ी बात नहीं, छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, वापस से खरीदारी आ जाती है। ग्लोबल लिक्विडिटी पर्याप्त है इक्विटी मार्केट के लिए, जितनी चाहिए उतना मार्केट को संभालने के लिए। तो एक तरफ लिक्विडिटी है, दूसरी तरफ फंडामेंटल है, और तीसरी तरफ एक संभावित न्यूज फ्लो। इन तीन चीजों में ग्लोबल मार्केट्स को ट्रेड करना है। तो कभी कौन सा ट्रिगर आप पर हावी रहेगा, वो अलग अलग वक्त अलग अलग चीज हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से लिक्विडिटी हावी थी, लगातार बाजार ऊपर जा रहे थे। इस वक्त थोड़ा सा शायद आपके सामने सेंटीमेंट हावी है खबरों को लेकर, हो सकता है आगे चलते हुए इकोनॉमी की हकीकत आपके लिए है। तो अलग अलग चीजें हो सकती है जो बाजार को अलग अलग वक्त ड्राइव कर सकती है, और आपको एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर यही पहचानना है कि बाजार किस वक्त किस चीज पर रिएक्शन दे रहा है। जैसे हमने कहा ना कि बीच में बाजार काफी लंबे समय तक कोरोना की खबरों पर रिएक्शन देना बंद कर चुका है, बुरी खबर आए तब भी नहीं, और अच्छी खबर आए तो और अच्छा मानना। ठीक उसी तरह से अब कोरोना को लेकर अगर दवाएं मिले, वैक्सीन की संभावनाएं मिले, ट्रायल आगे बढ़े, तो उस पर भी रिएक्शन देना बंद कर चुका है। तो कोरोना एक तरह से बाजार के लिए काफी हद तक न्यूट्रल हो गया है। अब जो सरकारें कहेंगी करेंगी, और जो कुछ अमेरिकी मार्केट कहेंगे करेंगे, वो हमारे लिए ट्रेंड डिसाइडर हो गए। तो सिंपल सी चीजें आपको ग्लोबल मार्केट से संकेत लेने, और ग्लोबल मार्केट से संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, और उसमें खास तौर से आगे चलते हुए आपको दो ही चीजों पर ध्यान रखना है, अमेरिका और चीन के बीच में हालात कैसे रहते हैं, और बाकी डाउ फ्यूचर्स में हल्की फुल्की कमजोरी, या फिर अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की कमजोरी, ये तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन बड़ा ट्रिगर इकोनॉमी की हालात और दोनों देशों के बीच के संबंध, ये बड़े हैं जो बाजार का बड़ा ट्रेंड बनाएंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के हालात हैं, स्पेशली अमेरिका और फिर यूएस चाइना टेंशन्स अगर फिर से आ गए तो परेशानी बढ़ेगी। पर सर ये तो रहे ग्लोबल संकेतों का सवाल जो 2 दिन से नेगेटिव है। भारत के अगर संकेत बात करें तो सर तो इंटरेस्टिंग रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री ने बड़ा राहत पैकेज अनाउंस किया, फिर अब कल वित्त मंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आने वाले कुछ दिनों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी। तो कल जो पहली डिटेल्स मिली है इस राहत पैकेज की, उनको कैसे समझना चाहिए? एनबीएफसीज फोकस में आ रही हैं, इंफ्रा, पावर, रियल एस्टेट, और कुछ हमारे हाथ में भी लिक्विडिटी बढ़ाने के, तो काफी सारे अनाउंसमेंट्स हुए, इनको कैसे रीड करना चाहिए सर? दीप, इसमें 2 चीजें हैं। देखिए, पहली चीज तो ये कि शुरुआत है ना वित्त मंत्री जी ने नीचे के लेवल से की है। सेक्टर वाइज जाने के बजाय उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो सबसे छोटे कारोबारी हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, पहले इन पर फोकस किया जाए, क्योंकि ये है ना, मतलब ज्यादा आम आदमियों के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन में। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बिजनेसमैन की दिक्कतें नहीं है, उनकी अपनी अलग तरह की दिक्कतें हैं, छोटे वालों की अलग तरह की दिक्कतें हैं। ठीक है, पॉइंट सिंपल है कि जैसे वो कहते हैं, छोटे लोगों के लिए समस्या ये है कि खाने पीने के लिए 5-7 दिन का पर्याप्त है कि नहीं, आज का है या नहीं, महीने 2 महीने का राशन है या नहीं, ये छोटे लोगों की दिक्कत है। बड़े लोगों की दिक्कत ये होती है कि भाई हमारे को खाना बना के खिलाने के लिए 3 नौकर है कि नहीं। तो वो दिक्कतें दोनों की अपनी अपनी है, उनको भी वही दिक्कत लगती है नौकर नहीं है तो, और छोटे लोगों को ये लगता है कि मेरे पास खाना है या नहीं। तो पॉइंट सिंपल है, सबको अपने अपने हिसाब से दिक्कत महसूस होती है, लेकिन वित्त मंत्री ने डिसाइड ये किया है कि हम नीचे से चलेंगे, और ऐसे में
जो सबसे ज्यादा जमीन से जुड़े हुए छोटे उद्योग हैं, पहले उनको रियायत दी जाए। उसमें मुझे सबसे बढ़िया बात जो कल लगी दीप, वो एक तो ये थी कि उन्होंने उसकी डेफिनेशन को बदला है। अब माइक्रो बिजनेसेस वो माने जाएंगे जिनमें 1 करोड़ रुपए तक का निवेश होता है। पहले 25 लाख तक से नीचे तक का निवेश जिनका होता था उनको माइक्रो मानते थे, और जिनकी सेल्स 5 करोड़ तक है, पहले ये 1 करोड़ होती थी। तो उन्होंने ज्यादा बिजनेसेस को इसके दायरे में लेने की कोशिश की। वैसे ही स्मॉल को भी 10 करोड़ तक की कैपिटल और 50 करोड़ तक का टर्नओवर लिया है। मीडियम में 20 करोड़ तक की कैपिटल और 100 करोड़ तक का टर्नओवर लिया। तो अब ज्यादा लोग इस दायरे में आ पाएंगे, पहली चीज ये। और ताकि ये कि माइक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम में आपको ग्रो करने के लिए एक मौका भी मिले। नहीं तो आप जैसे इस स्टेटस से बाहर आते हैं तो आप सोचते रहे क्यों जाने दो, छोड़ो, क्यों इससे बाहर निकलना, हमें फायदा नहीं मिलेगा जो कुछ रियायतें आप एमएसएमई को देते हैं। दूसरी चीज ये कि सरकारी कंपनियों के जो टेंडर होंगे 200 करोड़ तक के, वो ग्लोबल प्लेयर्स के लिए नहीं होंगे, सिर्फ लोकल प्लेयर्स के लिए होंगे, एमएसएमईज के लिए होंगे। अच्छी बात है। प्लस लिक्विडिटी देने के लिए 3 लाख करोड़ की जो उन्होंने विंडो बनाई कि बिना कोलेटरल, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यही है, आज की तारीख में दिक्कत क्या है, बैंक्स जिनको पैसा देना चाहते हैं उनको लेना नहीं है, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, जिनके पास कोलेटरल है। जिनको लेना है उनको बैंक देना नहीं चाहते हैं, और जिनको चाहिए उनसे कोलेटरल मांगते हैं कि आप गिरवी क्या रखेंगे। अगर गिरवी रखने के लिए होते तो फिर लोन ही क्यों लेते, वो एसेट बेचकर ही पैसा जुटाकर शायद कारोबार कर लेते हैं। तो पॉइंट सिंपल ये, मतलब कैच 22 सिचुएशन। बैंक अपनी जगह सही हो सकते हैं, तो इसको ठीक करने की कोशिश की है। थोड़ी बहुत रियायत रियल एस्टेट सेक्टर को दी है, लेकिन मैं इसे रियायत नहीं मानता। ये ठीक है, कोविड के हिसाब से सारा कामकाज ठप पड़ा है, तो आप थोड़ा सा कंप्लीशन और रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने की मोहलत दे रहे हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी 6 महीने की मोहलत आई है। टीडीएस में थोड़ी सी रियायत मिली कि आपको 25% कम टीडीएस काटने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा एक रिलीफ आप मान सकते हैं। प्रोविडेंट फंड के लिए जो उन्होंने ऐलान किया है कि जो 2,500 करोड़ रुपए तक सरकार अगले 3 महीनों के लिए और प्रोविडेंट फंड में डालेगी 3,66,000 यूनिट, जिनसे कि 72 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। तो ये कुछ एक अनाउंसमेंट है। डिस्कॉम्स के लिए कहा गया है कि आरईसी पीएफसी के जरिए व्यवस्था करवाई जाएगी उन पैसों की। तो कुल मिलाकर ये ऑपरेशनल जो कुछ भी ऐलान हुए हैं वो थोड़े बहुत सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब से लेकर संडे तक लगभग हर रोज वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी डिटेल में, माइन्यूटली सारी डिटेल्स के साथ होती, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है हम अगले 4-5 दिन हर रोज शाम को भी बिजी रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होने वाली है, और अब सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा शायद देखने को मिलेगा। तो बड़ा मजा आएगा कि किस सेक्टर के लिए क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल ठीक है, ओवरऑल पैकेज प्रधानमंत्री जी देकर गए हैं, उनकी डिटेल्स आ रही, तो बाजार के लिए बेसिकली इसमें कोई सरप्राइज या शॉक नहीं है। कोई बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं है। अब धीमे धीमे जो खबरें आ रही है, जो डिटेल्स आ रही है, बाजार उसे पचा चुके हैं काफी हद तक। तो बाजारों को न तो इस पर बहुत खुश होना है और न ही दुखी होना है। ये जो चीज पता है ना, वो ट्रिगर निकल गया। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या नहीं पता है कि आज अमेरिका कैसे बंद होगा, क्या नहीं पता है ट्रम्प साहब चीन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या नहीं पता है कि कोई और अमेरिका में पैकेज आ सकता है नहीं आ सकता। जो नहीं पता है वही बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पता है उसको हम डिस्काउंट कर चुके हैं। बिल्कुल, जो पता है उसको हम डिस्काउंट कर चुके हैं, जो नहीं पता है उसका वेट कर रहे हैं। बट सर, एक बड़ा सवाल जो इस पे बन रहा है वो बाजार के रिएक्शन का है। राहत पैकेज, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, जीडीपी का 10% हिस्सा है, जो आप किसी भी कंपेरेबल से अगर आप देखें तो बहुत बहुत बड़ा राहत पैकेज अनाउंस किया गया है। पर कल का जो बाजार का रिएक्शन रहा, गैप अप के बाद सस्टेन नहीं हो पाया। हालांकि पॉजिटिव क्लोज जरूर मिला। फिर जब ये कल शाम वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसके बाद जो एसजीएक्स में भी ज्यादा रिएक्शन नहीं आया। इस समय अगर आप देखें एसजीएक्स 150 अंक नीचे है, तो कहीं ना कहीं बाजार इसका जो रिएक्शन आ रहा है वो इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है इस राहत पैकेज के लिए। ये क्यों है सर? नहीं दीप, एक्चुअली है ना, जब प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था परसों रात 8 बजे, आप उसी वक्त खुलवा देते मार्केट। 600 पॉइंट ऊपर तक, 500 पॉइंट ऊपर तक एसजीएक्स निफ्टी गया था। लेकिन बात वही है कि उसके बाद आपका अमेरिका 500, 550 डाउ लुढ़क गया। तो प्रॉब्लम वो है ना कि आपको इसी आदत तो पड़ी हुई है ना ग्लोबल देखने की। मतलब सिंपल चीज है, आज अगर ये डाउ 500 पॉइंट ऊपर बंद होता, ठीक है, तो आपको अचानक से राहत पैकेज बहुत अच्छा लगने लगता, इतना बढ़िया पैकेज आया, और देखिए अमेरिका भी खुश है, हम भी खुश है, सब कुछ खुश है, चलो चलो तेजी करते हैं। और अगर यही अमेरिका गिर गया तो आपको लगता है कौन सा राहत पैकेज, किसका राहत पैकेज, आया चला गया, सब पता हो गया, सब कुछ। आप उस तरह से कमेंट्री बना लेते हैं और उस तरह से रिएक्शन देते हैं। तो ये मार्केट ऐसा ही है। देखिए, मेक नो मिस्टेक, हम पूरी तरह से
पूरी से मतलब मेरा ये कि 85-90% कोरिलेशन आप ग्लोबल मार्केट्स के साथ कर लीजिए। और अब आप अच्छा लगे ना लगे, माने ना माने, हकीकत तो यही है, आपको ट्रेड तो ग्लोबल मार्केट्स के साथ ही करना है। मैं इसलिए आपको लगातार पहले भी बोला था कि आप राहत पैकेज के पहले कि हम क्यों बढ़ रहे हैं, हम 7,500 से 9,500 10,000 तक क्यों पहुंचे। एक ही वजह, क्योंकि अमेरिका मजबूत हो गया। नेस्डेक देखिए, इस साल जैसे कोरोना आया ही नहीं, साल की शुरुआत से लेकर अब तक प्रॉफिट में है, हर मतलब नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्लियर कट है, ग्लोबल रैली में आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मजा कब है कि अगर डाउ गिरे और आप बढ़े, तब तो आपको अपनी ताकत दिखेगी, या अगर डाउ बंद रहे उसके बाद भी आप बढ़कर दिखा दें। तो लोग तो इतना नेगेटिव और खराब मूड करके बैठे हैं। तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली जब तक ग्लोबल मार्केट्स में चल रही थी सब एंजॉय कर रहे थे, अब सेंटीमेंट थोड़े हावी होते हुए दिख रहे हैं इकोनॉमिक चिंताओं को लेकर, तो सब रुक रहे हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि जो तेजी आपकी नहीं बन पाई उसके पीछे कारण ग्लोबल मार्केट्स ही। अब यहां से क्या, अब मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं दीप। मैं आपको परसों दोपहर 2:30 बजे के टाइम पर फिर से ले जाना चाहता हूं। ये वो वक्त है जब जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी कि प्रधानमंत्री आज देर शाम बड़ा ऐलान करेंगे आर्थिक पैकेज को लेकर। पूरी दुनिया अंदाजा ये लगा रही थी कि लॉकडाउन को लेकर, चौथे चरण को लेकर कुछ करेंगे। हमने कहा नहीं, आज का फोकस आर्थिक पैकेज पर, और वही हुआ भी। उस समय निफ्टी 9,125 से 9,100 के आसपास था। जी हाँ, 9,100 9,125 से 9,175 तक जोर से भागा था। 50-75 पॉइंट के, 100 पॉइंट की एकदम उछाल आई थी। बैंक निफ्टी जहां तक मेरा ख्याल है उस समय 18,400-500 के आसपास था, और 18,900 के आसपास तक नॉन स्टॉप भागा, 500-600 पॉइंट वहां भागा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप आज करेक्ट होकर वापस उसी रेंज में पहुंच जाते हैं 9,100 9,200 की रेंज में, या बैंक निफ्टी पर 18,400-500 से लेकर 18,800-900 की रेंज में आ जाते हैं, फर्ज करें आज या कल में, तो इसका मतलब आपके लिए पैकेज आया गया बराबर हो गया, कुछ नहीं, वापस आप वहीं पहुंच गए। तो ऐसी सिचुएशन में आज कमेंट्री शुरू करने के पहले मैं आपको दो लेवल देना चाहता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, जिस पर आपको फोकस करना है, और दोनों ही लेवल क्लोजिंग बेसिस पर है। अब आपको बाजार का बड़ा डायरेक्शन का अंदाजा लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। एक तरफ आपके पास पैकेज है, दूसरी तरफ आपके पास ग्लोबल मार्केट की कमजोरी है। एक तरफ नीचे से देखेंगे तो आप बड़े ऊपर हैं, दूसरा 12,432 से देखेंगे तो बड़े नीचे हैं। तो आपको ट्रेड कैसे लेना है, रेंज में फंसे हुए बाजार पर कैसे फोकस करना है, वो मैं आपको बता दूं। दो लेवल नोट कर लीजिए। पहला है 9,200 का निफ्टी पर, 9,200 निफ्टी, 18,950 बैंक निफ्टी। ये दोनों में स्पॉट लेवल आपको बता रहा हूं। अगर इनके नीचे बाजार निर्णायक रूप से बंद होता हुआ दिखे और इनको तोड़े, तो ये समझ लीजिए कि नई कमजोरी के लिए बाजार तैयार हो रहा है। तो ये मेरी एडिटर स्टेक में आप नोट कर लीजिए, 9,200 और 18,850। ये क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए बेहद अहम लेवल है। इन दोनों लेवल पर आपको फोकस करना है। अब 5-15 पॉइंट छोड़ दीजिए, 9,200 का मतलब 9,175 9,180 भी हो सकता है, 10-20 पॉइंट का इधर उधर हो सकता है। बैंक निफ्टी पर 51 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, वो एक अलग बात है। बट आपको एक जजमेंट ये लेना है कि निर्णायक रूप से अगर इन दो लेवल्स के नीचे क्लोजिंग हो रही तो फिर हम नए रिस्क के लिए खुल रहे हैं। और वो रिस्क क्या होगी, 8,900 से 9,000 की निफ्टी पर होगी, और बैंक निफ्टी पर फिर नीचे 18,000 और उसके नीचे तक की बनती है। तो पॉइंट नंबर 1। लेकिन फर्ज करें इन सपोर्ट लेवल से जहां आज हम खुल रहे हैं वहां से हम रिकवर करें, और रिकवर करके ऊपर जाने की वापस कोशिश करें। तो अब ऊपर के लेवल पर आपको दो लेवल्स पर नजर रखनी है। पहला है 9,550 का, और दूसरा है 19,750 का, जो बैंक निफ्टी पर बेहद नजदीक है, यहां से 100 पॉइंट ऊपर है। 19,750 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है, और 9,550 के ऊपर वैसे तो आप चाहें तो थोड़ा और ऊपर का 20,250 का ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 19,950 भी काफी है। 19,950 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो और 9,550 के ऊपर निफ्टी बंद हो, तो आपको अच्छी तेजी के संकेत फिर आते हुए दिखेंगे, और यहां से 3 से 4% 5% की तेजी और आसानी से बन सकती है। तो क्लोजिंग बेसिस पर आप इस रेंज को फोकस करिए, इस रेंज के बाहर जिधर निकले उस तरफ एक निर्णायक मूव मानकर चलिए। तब तक ठीक है, रेंज में अटके हैं, फंसे हैं, देखिए क्या होता है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये दो निर्णायक लेवल्स हैं जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है, डाउन साइड पर भी अप साइड पर भी, जिनके बाहर अगर निकले तो फिर डायरेक्शनली एक अच्छी अप मूव या डाउन मूव मार्केट में आ सकती है। तो चलिए सर, ये तो रहे आज के जो बड़े संकेत हैं जिस तरह से मार्केट्स रिएक्ट कर सकते हैं, बट आज के स्पेसिफिक संकेत के बारे में बात करें सर, तो ग्लोबली फिर से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, और आज आपने सेंटिमेंट भी कॉशियस रखा है।
बिल्कुल, तो ग्लोबल संकेत हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्यों किस तरह के ट्रम्प साहब के और फेड चेयरमैन के बयान आए हैं, जिस तरह से और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात दीप देखो ना, सारे मार्केट रिएक्शन दे रहे हैं। हांगकांग 300 350 पॉइंट नीचे है। सुबह 7 बजे जब आप लिंक कर रहे थे ग्लोबल मार्केट का, तो डाउ फ्यूचर्स 50-75 ऊपर थे, अब और 50 नीचे हो गए। तो कहीं कोई राहत के संकेत है नहीं, तो ग्लोबल नेगेटिव है, एफआईज और डीआईज की न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल से सावधानी भरा हो चुका है, ट्रेंड न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रली चल रहा है, रहेगा नहीं चल रहा है अभी, तो ये है। तो ये आज के लिए होगा। अब आज की आपको मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज बता दूं, 9125 9200 ये मजबूत सपोर्ट जोन है, 9400 9550 ये ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी की रेंज। ओके सर, 18850 19100 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और बैंक निफ्टी पर ऊपरी स्तर पर 19750 20100 ये आपके लिए हाई रेंज बनकर आएगी। डे रेंज दे देता हूं आपको, निफ्टी की 9250 9400 आज के दिन की छोटी रेंज, जिसके आसपास ही शायद हम खुलेंगे नीचे 9250 के आसपास, और 9200 9500 ये है आपके लिए मीडियम रेंज, 9175 से 9550 ये बड़ी वाली रेंज। बड़ी वाली रेंज को आप चाहें तो नीचे 9125 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ठीक है, ज्यादा नीचे की बात क्यों करें 9000, लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है तो कोई एक बड़ा मूव आ भी सकता है, तो फिर वो 9125 हो सकता है, अदरवाइज 9175 9550 ये आज के लिए आपकी रेंज होगी निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी पर आज की रेंज, और बैंक निफ्टी पर आज की छोटी रेंज है दीप 19300 से लेकर 19750 की। ठीक है, और मीडियम रेंज है 19100 से लेकर 19850 की, बड़ी रेंज 18900 से लेकर, या 18850 इसको मान ले, 18850 18900 मान ले, 18850 कर लें, ज्यादा बढ़िया है, एकदम प्रिसाइज हो जाएगा। 20100 ये आपके लिए बड़ी रेंज हो गई, लेकिन 20000 के 18000 19000 के नीचे सपोर्ट आना शुरू होगा, 19950 19850 19900 टाइप, ये 18900 टाइप ये हो गया। तो ये आपके लिए आज की रेंज हो गई दीप। अनिल जी ने हमें समझा दिए हैं, और बड़ी रेंज जो है वो निर्णायक लेवल्स के आसपास ही आती हुई दिख रही है, उसके बाद आप एक डायरेक्शनल मूव देख सकते हैं। चलिए सर, जिन्होंने कल की पोजीशंस कैरी करी हुई हैं, स्पेशली जो तेजी की पोजीशंस कैरी करी हुई हैं, उनको आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? स्टॉप लॉस 9200 का रखें, इसके नीचे जाते हुए दिखें इंट्राडे या बंद होते हुए दिखें तो फिर आप निकल जाएं 9200 के नीचे। बैंक निफ्टी पर 18850 बहुत दूर का दे रहा हूं, लेकिन वही है, अगर आपको छोटा रखना है तो फिर आपके लिए सीधा 19500 और उसके नीचे ही आप खुलेंगे, तो फिर आपको लॉन्ग रहना नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 18850 का बहुत दूर आ रहा है बैंक निफ्टी पर, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 9450 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए निफ्टी पर, और 19800 का 19750 होता है, मैंने 50 पॉइंट का थोड़ा सा वो मार्जिन रख लिया, 19800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, दिखता है या दिन के दौरान निकलता तो शॉर्ट काट लीजिए दीप। ओके सर, तो ये है आपके लिए अगर आपकी एग्जिस्टिंग तेजी या मंदी की पोजीशंस है। आज नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए सर, क्योंकि एक्सपायरी की भी वॉलेटिलिटी आज प्ले करेगी बाजार में? जी, लेकिन निफ्टी बेचने की राय है आपके लिए 9450 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे के टारगेट 9250 9200 9175 और 9125 तक के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए बिक वाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 9125 9200 की रेंज में खरीदने की कोशिश करें। 9025 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 9225 9275 9300 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी नीचे के लेवल पर। तो 9200 के आसपास बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स 9200 से सोचना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं खरीदारी के मामले में थोड़ा सेफ रहना चाहता हूँ, और एक्सपायरी का दिन भी है, तो शॉर्ट्स वगैरह ज्यादातर कट चुके हैं, कल काफी शॉर्ट कवरिंग हो गई, तो इसलिए मैं बहुत एग्रेसिवली खरीदारी के मूड में नहीं हूं। देखते हैं कहाँ क्या किस तरह से हम सेटल होते हैं, ये आपके लिए ठीक रहेगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आपके लिए बेचने की राह है, और बैंक निफ्टी को आपको बेचना है 19800 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी बेच दीजिए, और आपका नीचे का टारगेट होगा 19350 19250 19100, और इसके साथ साथ नीचे अगर इसके नीचे फिसले तो 18950 18800 तक के टारगेट्स आपके लिए बैंक निफ्टी पर बनकर आते हैं। तो ये नीचे के टारगेट्स काफी रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, तो आई होप कि वहां तक न जाए तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली लेवल वहां तक के निकल के आपके लिए आ रहे हैं बैंक निफ्टी पर। ये तो हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी पर शॉर्ट करने की राय। जो लोग खरीदना चाहते हैं
18,850 से लेकर 19,100 की रेंज में आपको बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। 18,850 से 19,100 की रेंज में ये खरीदारी करने की रेंज है। आपके ऊपर के टारगेट होंगे दीप 19,250, 19,350 और 19,450 के आसपास के, ये आपके ऊपर के लेवल होंगे जी। ओके तो इस तरह आप नई पोजीशंस बना सकते हैं, बट एक्सपायरी है तो थोड़े स्टॉप लॉसेस का आज आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। सर कल की तेजी के बावजूद हमने देखा कि पीसीआर 1.12 आ गया है और विक्स भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ विक्स में सर। हाँ एक्चुअली दीप कल शॉर्ट कवरिंग हो गई, शॉर्ट कम होने की वजह से यहाँ पीसीआर में कमी आई है 1.12। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा ओवरसोल्ड है, लेकिन पुट कॉल रेशियो अगर आज कमजोर होने के बाद 1 के आसपास आए तो वहां पर आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, शॉर्ट काटना चाहिए निचले स्तरों पर। अगर 1 के आसपास का पुट कॉल रेशियो हो और अगर आप 9,100 के आसपास, 9,125 के आसपास निफ्टी पर आ जाएं, आई डोंट नो आएंगे नहीं आएंगे, वो बहुत एम्बिशियस हो जाएगा वो सोचना, लेकिन अगर गलती से आ जाएं किसी वजह से तो वो लेवल है जहां पर आपको शॉर्ट काटना चाहिए नीचे की तरफ। 19,000 के नीचे आपको बैंक निफ्टी पर शॉर्ट काटना चाहिए। तो शॉर्ट काटने के लिए वहां पर लेवल आपको मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये आपके लिए पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। विक्स 2% बढ़ा है, यानी कि थोड़ी सी उतार चढ़ाव बढ़ने की आशंका है। सेक्टर्स में आज बैंक्स, एनबीएफसी जो कल काफी तेजी से भागे, आज यहीं पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको ऑटो शेयरों में आती हुई दिख सकती है दीप। ओके तो बैंक, एनबीएफसीज, ऑटोज, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। ये सेक्टर्स रहेंगे फोकस में। सर वोडाफोन आइडिया एफएनओ बैन में लगातार दूसरे दिन और कल एक नया एंट्रेंट भी आया बीएचईएल, जहां पर हमने 25% की तेजी देखी सर कल। हाँ मतलब तेजी पर ब्रेक इतना भाग गया और बैन में आ गया तो अब शायद रुक जाएगा वोडाफोन आइडिया। और वैसे भी लो प्राइस स्टॉक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का है नहीं, तो ज्यादा कुछ उसमें होना जाना है नहीं। तो ये है आपके लिए, दोनों ही स्टॉक अब बैन में आए हैं दीप। ठीक है सर, अगर डेटा के लिहाज से देखें तो एफआईज आज न्यूट्रल हैं, डीआईएस भी आपने न्यूट्रल रखे हैं और वायदा कारोबार के क्यूज भी आज आपने न्यूट्रल रखे हैं। देखिए इसलिए कि बहुत डेटा छोटे छोटे हैं दीप। देखिए 283 करोड़ की बिकवाली एफआईज ने की है कैश में, 48 करोड़ के इंडेक्स बेचे और सामने 470 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो लगभग न्यूट्रल से आंकड़े हैं। अच्छा, और घरेलू फंड का भी आप देखिए 233 करोड़ की खरीदारी छोटी सी, मतलब पैकेज के दिन खरीदारी का आंकड़ा तो आया नहीं किसी का, दोनों का बड़ा। जो बिकवाली का आंकड़ा है वो भी बहुत छोटा, तो उनके लिए एक तरह से पैकेज न्यूट्रल ही हो गया, कुछ किया ही नहीं। तो एफआईज के और घरेलू फंड्स के आंकड़े न्यूट्रल है। अब आइए आप वायदा कारोबार में। वायदा कारोबार में देखिए निफ्टी में कोई खास फर्क नहीं है, 2 लाख शेयर बढ़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, 10 पॉइंट प्रीमियम पर है। अब सिंपल चीज दीप जो है ना निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप 9,300 के लेवल पर नजर रखिए। आज अगर 9,300 पहले सपोर्ट के तौर पर है, उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो एक समस्या ये है कि लगभग 24-25 लाख शेयर ऐसे हो जाएंगे पुट में, जो 9,300, 9,400, 9,500 पर जिन लोगों ने पुट बेच रखे, यानी कि तेजी की पोजीशन बना रखी है, वो रिस्क पर आएंगे। तो 9,300 के नीचे शुरुआत अगर आप करते हैं तो थोड़ी तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा है। ये ठीक उसी तरह से जैसे 9,400 के ऊपर कल आपने शुरुआत की तो शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि 60-70 लाख शेयर वहां पर कॉल राइटर्स जो है मंदी की पोजीशन बनाकर बैठे थे, उन्हें गैप अप का नुकसान उठाना पड़ा। आज तेजी करने वालों को गैप डाउन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 9,300 के नीचे 25 लाख शेयर वो है जो आज एक्सपायर होने, मैं आज की सीरीज की बात कर रहा हूँ, मैं मंथली ले ही नहीं रहा। तो ऐसे में 9,300 टिके रहना पहले सबसे पहले जरूरी है, उसके नीचे रिस्क थोड़ी सी बढ़ेगी। बाकी तो कल आप देखिए इतने बढ़िया पैकेज के बावजूद कल कॉल राइटिंग हुई है, 9,500 पे कॉल राइटिंग हुई है, 9,600 पर हुई है, 9,700 पर हुई है। इसका मतलब क्या है दीप? वायदा कारोबार के डेटा ये कह रहे हैं कि ट्रेडर्स ये भी मानकर बैठे कि अच्छी खबर है। मतलब एक सिंपल सी चीज है, आपको गर्मी में देना है, कूद के बाजार आए किसी रीजन से तो बेच दीजिए, और बहुत एक्सेसिव नेगेटिव खबर पर गिरे और सपोर्ट लेवल के आसपास आए, जैसा कि 9,035-37 आपने परसों बनाया था 2 दिन पहले, वहां पर आए तो वहां खरीद लीजिए। तो रेंज बाउंड ट्रेड है, उसको आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा एग्रेसिव होकर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होगा। मैं जानता हूं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल काम है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं ले पाते हैं, आम रिटेल ट्रेडर के लिए लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पॉइंट वही है, जब रेंज बाउंड मार्केट हो तो आपके लिए कमाने का और कोई तरीका है नहीं, और ये रेंज
9200 9550 की क्लोजिंग बेसिस पर है। जब तक इसके पार किसी एक तरफ बंद नहीं होता तब तक आपको इसी तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कोई और कुछ करने का। तो आज 9300 पर नजर रखिए, उसके नीचे खुलने पर आपके लिए प्रेशर थोड़ा सा बनेगा बिक वाली का। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 19,000 आपके लिए सपोर्ट जोन है। 19,500 के नीचे थोड़ी सी बिक वाली का प्रेशर है, लेकिन ठीक है, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा डेटा है नहीं, तो सिंपल जो मैंने लेवल्स दिए उसी पर फोकस करें। ओके, तो लेवल्स दिए हैं 9300 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके आसपास आप स्विंग देख सकते हैं। एक्सपायरी का डे है, वॉलेटिलिटी आने वाली है। आज डबल बोनांजा है आपके लिए, स्टॉक ऑफ द डे भी मिलेगा और फिर कुछ ही देर में आज का हीरो भी मिलेगा। तो बिगुल बजा के जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर। डीप डबल बोनांजा तो है, लेकिन आमतौर पर मैं देना बहुत पसंद नहीं करता स्टॉक ऑफ द डे और आज का हीरो, क्योंकि आमतौर पर गैप से ही खुल जाते हैं और जब गैप से खुलते हैं तो फिर आपको मौका कम मिलता है। फिर भी चलिए कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा कमजोर दिख रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। HDFC बैंक यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। 935 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 905, 895, 885 ये 3 टारगेट के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। और ADR भी मेरे ख्याल से 5-6% HDFC बैंक का नीचे बंद हुआ था, तो उस लिहाज से भी आपको थोड़ा सपोर्ट ग्लोबली भी मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं। तो HDFC बैंक पहला स्टॉक है जहां पर बिकवाली करने के लिए। ओके, HDFC बैंक यहां पर आपको बिकवाली करनी है। 3 टारगेट भी आपको दे दिए गए हैं। 926 पर है इस समय स्टॉक, 935 का आप स्टॉप लॉस रखिए और इसको शॉर्ट करिए। चलिए देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स आज फोकस में है, नतीजों के दम पर कहां पर रिएक्शन आएगा, ट्रिगर्स क्या है, खबरों वाले स्टॉक्स क्या हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली ब्रोकरेज एक्शन आज किधर आ रहा है। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, देवांशी हैं, पूजा है और साथ ही आज मानसी हैं जो हमें बताएंगी ब्रोकरेज एक्शन है पर। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले नतीजों के लिहाज से कैश मार्केट में जेंसार टेक, इसके नतीजे आने वाले हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट, इसके नतीजे हैं। साथ ही महिंद्रा लाइफ स्पेस, महिंद्रा EPC इरिगेशन और IP रियल एस्टेट, ये सभी कंपनीज हैं जो अपने नतीजे रिलीज करेंगी। और साथ ही आज NIT टेक पर नजर रखें। आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 11 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया था, इंटरिम डिविडेंड। और पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स में सबसे पहले वायदा बाजार में सीमेंस, इसके नतीजे आते हुए दिखे थे। कमजोर नतीजे हैं जो आए हैं, करीब 21% तक कमजोर होती हुई दिखी है। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो करीब 35% तक घटता हुआ दिखा है। इस तिमाही में मार्जिन 14% से घटकर 11% के करीब रहे हैं और मुनाफा इस बार करीब 40% घटा है। साथ ही बोर्ड की बैठक में कंपनी ने निर्णय लिया है कि कंपनी अपना जो मैकेनिकल ड्राइव का कारोबार है वो अपनी पेरेंट कंपनी सीमेंस EG को बेच देगी। जो इनका टर्नओवर था करीब 5% था कुल टर्नओवर का। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर, आप देखिए अनुमान से भी हल्की सी कमजोर नतीजे आते हुए देखे। हमने अनुमान किया था कि इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ है -12% 14% रह सकती है। इस बार जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो -15% है। मेनली इनका जो साबुन का कारोबार है यहाँ से काफी ज्यादा कमजोरी बनती हुई दिखी है और कुल मिला के इनकी जो मुनाफा है इस बार 75% तक घटता हुआ दिखा, लेकिन एक्सेप्शनल लॉस था 70 करोड़ का। साथ ही आप देखिए मार्जिन इस बार 22% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं, 23% के सामने। कामकाजी मुनाफा 17% घटा है और आय भी 12% तक घटती हुई दिखी, अनुमान से हल्के से कमजोर है। ABB इंडिया, ये भी नतीजे कमजोर हैं। ओवरऑल मुनाफा आप देखिए करीब 26% तक घटता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा 63% तक कमजोर होता हुआ दिखा और मार्जिन भी इस बार केवल 4% आए हैं 9% के सामने, तो आधे से भी ज्यादा मार्जिन गिरते हुए दिखे हैं। आय इस बार 18% घटी है। और शॉपनर इंडिया लिमिटेड, इसके भी आप नतीजे देखिए कमजोर हैं। जो रेवेन्यूज हैं इस बार करीब 20% तक घटते हुए दिखे, मुनाफा 26% तक घटता हुआ दिखा है और मार्जिन आप देखिए बहुत ज्यादा नहीं घटे हैं, स्टेबल हैं 16.5% पे, 17% के सामने। कामकाजी मुनाफा इस बार काफी ज्यादा घटता हुआ दिखा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसके नंबर्स थोड़े से मिक्स हैं। बिल्कुल, तो कुछ कैप गुड्स मेजर्स हैं जो आज रिएक्ट करेंगी और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स पर भी रिएक्शन आएगा स्टॉक पर। तो चलिए ये तो रहे नतीजे, पर खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं ये पूरी लिस्ट है पूजा के पास। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं।
गुड मॉर्निंग पांशु। शुरुआत मारुति सुजुकी से करेंगे। कल नतीजे के बाद कुछ अपडेट्स भी यहां पर निकल कर आए हैं और मारुति का कहना है कि लगातार दूसरे दिन अब उनको कैपेक्स अपना घटाना पड़ा है। FY21 के लिए कैपेक्स 16% से घटाकर 2700 करोड़ का कर दिया है। तो ये एक अपडेट है। इसके अलावा जेजे इम्पैक्स, ये एक ऑटो रिपेयर कंपनी है दिल्ली की ही, जिसमें कि मारुति सुजुकी ने स्टेक ले लिया है। सुमितोमो कॉर्पोरेशन जापान का करीब 39% हिस्सा यहाँ पर कंपनी ने खरीद लिया है। तो ये एक अपडेट है जिसके चलते मारुति सुजुकी फोकस में रहेगा। फ्यूचर लाइफस्टाइल केयर ने छोटी अवधि के बैंक लोन की रेटिंग घटा दी है और रेटिंग A1+ से घटाकर A1 की दी है। NMDC कंपनी ने आयरन ओर के दाम 400 रुपए प्रति टन से घटा दिए हैं और 4 अप्रैल को भी कंपनी ने आयरन ओर के दाम 500 रुपए प्रति टन से घटाए थे। तो ये लगातार दूसरी बार हमें कटौती देखने को मिल रही है। PNC इंफ्रा कंपनी को एक सबसे कम बोली लगाई है। उत्तर प्रदेश में NHAI का प्रोजेक्ट है करीब 1412 करोड़ का, जिसके लिए PNC इंफ्रा ने सबसे कम बोली लगाई है। तो ये ऑर्डर भी मिल सकता है। इसमें जो अपडेट आएगा आगे उस पर नजर रहेगी। इसके अलावा एक फंड एक्शन भी हुआ है सीक्वेंस साइंटिफिक में। TIMF होल्डिंग ने कंपनी के करीब 25 लाख शेयर्स 80 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेच दिए हैं। हिस्सेदारी करीब 1% की है। और BNP पारिबा ने भी करीब 34 लाख शेयर्स कंपनी के बेच दिए हैं 80 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। हिस्सेदारी करीब 1.5% की बैठती है। ओके, तो ये है आपके लिए खबरों वाले शेयर और साथ ही फंड एक्शन भी। और अब आइए लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। वक्त है FIR का। और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त मानसी। और आपको बता दूं सबको कि आज आप सब लोगों को ई-स्वीट्स मिलने वाली है मानसी की तरफ से। मानसी आज जी बिजनेस में 2 साल पूरे कर रही है, राइट मानसी? तो आपको बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबको एक बार है ना ई-स्वीट्स भेज दीजिएगा जरूर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनिल जी, इट मीन्स अ लॉट। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2 साल कैसे बीते सच में पता नहीं चला और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि 2 साल पहले शायद मैं जो नहीं थी वो मैं आज हूँ, जो शायद मैं नहीं जानती थी उतना मैं जान रही हूँ। और अब भी मुझे लगता है कि सीखना बहुत कुछ बाकी है। मुझे लग रहा है वर्क फ्रॉम होम की खुशी आपके चेहरे पे साफ झलक रही है। 2 साल में इतना आराम हम सबको कभी नहीं मिला जितना अभी मिल रहा है घर से काम करने में। चलिए, लेकिन एंजॉय कीजिए। आपकी एक तरह से वर्क एनिवर्सरी है ये, दूसरी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और बताइए कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं आज आप? पहले शुरुआत एक काम करिए, ये जो पैकेज आया है इसी से करिए। पैकेज पर क्या क्या रिपोर्ट्स आई है? बिल्कुल, शुरुआत राहत पैकेज पर CLSA क्या मानता है इससे कर लेते हैं। इनका कहना है कि कल जो राहत पैकेज का ऐलान हुआ है उसमें FY21 वित्तीय घाटे का केवल 2% हिस्सा है। पैकेज का 2/3 हिस्सा गारंटी और लिक्विडिटी स्कीम से जुड़ा है और इनका ये भी मानना है कि MSME, NBFCs और डिस्कॉम्स के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो काफी सराहनीय है। राहत पैकेज पर क्रेडिट स्विस का मानना है कि पैकेज का ज्यादातर हिस्सा MSME का क्रेडिट फ्लो बढ़ाने पर है। MSME इक्विटी स्कीम उत्साहजनक है और जानकारी आगे और क्या मिलती है पैकेज से जुड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्टर से जुड़ी होंगी उन पर उनकी नजर रहेगी। और साथ ही मॉर्गन स्टैनली मानकर चल रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए राहत पैकेज है। पैकेज से बैंक्स के लिए रिस्क कम होंगे और NBFC की लिक्विडिटी स्थिति में काफी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन का मानना है कि कल हुए ऐलान में 3 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम सबसे ज्यादा अहम है। डायरेक्ट कैश आउटफ्लो की रकम GDP का 0.1% हिस्सा है। और HSBC राहत पैकेज पर यह कह रहा है कि RBI का रोल अब आगे क्या होगा और मार्केट को सपोर्ट करने के लिए क्या कुछ रिफॉर्म्स निकल कर आते हैं, इस पर वो नजर रखेंगे। तो ये है राहत पैकेज पर रिपोर्ट्स। लेकिन इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आई हैं स्टॉक्स पर, वो भी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, रिजल्ट्स पर कोटक महिंद्रा बैंक पर CLSA की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय ही इन्होंने लक्ष्य 1425 से बढ़ाकर 1450 के किए हैं। अनुमान से बेहतर कामकाजी नतीजे रहे हैं। लोन ग्रोथ में धीमापन है, डिपॉजिट मजबूत और MSME पैकेज से काफी हद तक सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। मारुति पर CLSA की रिपोर्ट है। बिकवाली की राय बरकरार रखी है। 4235 के लक्ष्य बता रहे हैं। कमजोर आउटलुक के चलते रेटिंग डाउनग्रेड की उम्मीद दी गई है। साथ ही UBS की रिपोर्ट भी मारुति पर है। खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। 5700 के लक्ष्य हैं। स्लोडाउन के चलते असर पहले से अब ज्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पर दाम में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल पर CLSA की राय है। खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं। 590 से बढ़ाकर इन्होंने टारगेट 670 के किए हैं। अफ्रीका कारोबार पर कोरोना वायरस का असर कम देखने को मिल रहा है और अफ्रीका कारोबार में डेटा आई की अगर बात करें 35% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके चलते खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं। भारतीय एयरटेल पर
यूबीएस की रेटिंग है, खरीदारी की राय है 615 के लक्ष्य इन्होंने दी है। हैवल्स पर जेफरीज और एचएसबीसी दोनों की रिपोर्ट आई है। हैवल्स पर एचएसबीसी का मानना है कि खरीदारी की जा सकती है, लक्ष्य 700 से घटाए इन्होंने, लेकिन 590 के अब कर दिए हैं, तो लक्ष्य जो है घटाए, और साथ ही खरीदारी की राय जेफरीज दे रहे हैं, लक्ष्य 660 से घटाकर 560 कर दिए हैं। बजाज फाइनेंस पर एचएसबीसी मानता है कि खरीदारी की जा सकती है, लक्ष्य 3700 के मानकर चलें। कोरोना वायरस के चलते लोगों के खर्च करने के तरीके में बदलाव आया है, जिसके चलते कंपनी के कारोबार पर असर दिखेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि बजाज फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग दी गई है, लक्ष्य 2740 दिए गए हैं। परिस्थिति में सुधार होने से सबसे जल्द रिकवरी आने की उम्मीद ये जता रहे हैं। और अंत में टाटा पावर पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, रेटिंग अपग्रेड कर इन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, लक्ष्य 63 से घटाए हैं, 38 अब कर दिए हैं। इनफैक्ट ओवरवेट रेटिंग दी है। शेयर दाम इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी सस्ते दाम पर है और नॉन रेगुलेटेड कारोबार में रिकवरी की आगे उम्मीद है। ओके, तो ये हैं तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन दिखेगा। आइए करते हैं शुरुआत एक्शन के। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बिगुल पिक ऑफ द डे का। वागले साहब गुड मॉर्निंग। बाय सेल नोटा क्या है आज आपकी पिक? वागले साहब क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा कंडीशनल बाय है और मैं बाय करूंगा कॉनकॉर को। 383 के पार निकलते ही इसको बाय करना है। 378 का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट 395 का है। ओके, यहां पर खरीदना है 395 के टारगेट के लिए। कौन सा स्टॉक, कौन सा बताया आपने, क्या नाम बताया सर? कॉनकोर। ओके, कॉनकोर जो 380 के आसपास है, इसे 383 पार करने पर खरीदना है। ये कैश के लेवल से है। राकेश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरा खरीदारी का है और खरीदारी में बीएचएल पे राय है। करेक्शन पे बीएचएल को खरीदना चाहिए। एक तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है, चार्ट पर एक रिवर्सल है, और दूसरा ऐतिहासिक 20 साल में इतना वॉल्यूम बीएचएल में सिंगल डे में कभी नहीं हुआ। इसलिए बीएचएल को करेक्शन पे खरीदें जब स्टॉप लॉस के आसपास आ जाए, आपके कंफर्ट जोन में हो। 20 रुपए 40 पैसे की नीचे की क्लोजिंग आए तब निकलना है। एज 40 रुपीज के टारगेट के लिए बीएचएल एक परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट है। ओके, आज वैसे बीएचएल वायदा कारोबार के बैन में भी आया है। जिस तरह की पोजीशन बनी, तो आज 2 स्टॉक बैन में, आइडिया पहले से आ चुका है, बीएचएल भी आज से बैन में है। आइए अगला स्टॉक लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी भी खरीदारी की राय है अनिल जी, और खरीदना है जिंदाल स्टील पावर, जिसमें कि कल हमने एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा था। स्टॉक ने 95 रुपए के एक हर्डल को पार किया है। तो मुझे लगता है कि देखिए, आज अगर शुरुआती ट्रेड में आपको कुछ कमजोरी देखने को मिले और ये निचले स्तरों पर मिल जाए, यानी कि 96, 95 हाफ के आसपास जिंदाल स्टील पावर मिलता है, तो वहां पर खरीदारी की मेरी राय है। मुझे लगता है कि 108, 109 के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे और 93 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख करके खरीदना है जिंदाल स्टील पावर को। और साथ ही अनिल जी एक स्टॉक जो मैं लगातार रेकमेंड करता आया हूँ वो है जीएमएम फॉडलर। इसने कल के ट्रेड में भी बहुत ही बेहतरीन तेजी दिखाई थी, तो इस पर भी आज नजरें रखनी चाहिए। ओके, तो जीएमएम फॉडलर ये कैश मार्केट का स्टॉक, फंडामेंटली मजबूत, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यहां पर आप ध्यान रखिए। लेकिन जेएसपीएल 97 हाफ बंद हुआ है, थोड़ा बाजार का मूड खराब है, नीचे आने दे। 95-96 की रेंज में लीजिएगा। 93 का स्टॉप लॉस, 108, 109 का टारगेट। कंडीशनल बाय, एक तरह से कुणाल जी की भी कंडीशनल बाय, वागले साहब की अनकंडीशनल बाय ये आती है विकास सेठी साहब की तरफ से, और एक नहीं अनेक। सेठी साहब बताइए अपनी लिस्ट। सबसे पहले तो टॉप पिक और उसके बाद उसके पीछे 3, 4, 5 जो भी हो। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, जहां तक बाजारों का सवाल है, हमारे डोमेस्टिक न्यूज तो काफी पॉजिटिव है। जिस तरह से कल दोपहर को फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़े पैकेज का डिटेल्स दी, बट ओवरनाइट ग्लोबल न्यूज काफी खराब हो गए हैं। यूएस में एक बहुत भारी बिकवाली हुई है और आज जो एशियन मार्केट भी खुले हैं वहां पे भी बिकवाली है। तो मुझे लगता है
बाजार वीक खुलेंगे, बट चूंकि आज दोपहर को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी फाइनेंस मिनिस्टर की, फिर आज F&O वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो वोलेटाइल रहेंगे बाजार। बट मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आएगी शुरुआती, उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो मैंने 3 स्टॉक्स तो F&O स्पेस से आइडेंटिफाई किए और 2 कैश मार्केट के, जो मैं बताऊंगा। जो मेरा पिक ऑफ द डे के तौर पे रहेगा वो रहेगा टोरेंट पावर। पावर सेक्टर को कल सरकार ने 90,000 करोड़ के डिस्काउंट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, तो जिसका फायदा जितने पावर प्रोड्यूसर्स है उनको देखने को मिलेगा। तो वहां से मैंने टोरेंट पावर को पिक किया है। मुझे लगता है इस स्टॉक को आज खरीदना चाहिए। यहाँ पे मेरे आज के टारगेट रहेंगे 315 रुपए के। और दूसरा स्टॉक रहेगा भारतीय एयरटेल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इस वीक मार्केट में। और वैसे भी मैं टेलीकॉम, जो जिस तरह से रिलायंस जियो के नतीजे आए थे उसके बाद से बहुत ही बुलिश हूँ। और मुझे लगता है ये जो लॉकडाउन के पीरियड में टेलीकॉम जो सेक्टर है वो काफी अच्छा करना चाहिए। डेटा का कंजम्पशन बहुत बड़ा है। भारतीय के अभी नतीजे आने बाकी है। मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार तेजी इसमें यहाँ से भी बन सकती है। हालांकि स्टॉक पिछले 5-7 दिनों में भी एक अच्छी खासी तेजी कर चुका है, बट मुझे लगता है भारतीय एयरटेल में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मैं बहुत ही छोटे टर्म में 600 रुपए तक के लेवल्स देखता हूँ इस स्टॉक में। तीसरा स्टॉक है एनबीएफसी स्पेस से। कल सरकार ने एनबीएफसी को भी काफी सहूलियत दी है लिक्विडिटी के रूप में। 30,000 करोड़ का एक एडिशनल विंडो क्रिएट किया है। 45,000 करोड़ का जो पार्शियल गारंटी स्कीम 20% गारंटी के साथ इनको लिक्विडिटी मुहैया करवा रही है। तो मुझे लगता है वहां से M&M फाइनेंस को पिक किया जा सकता है। हालांकि क्योंकि बाजार वीक है तो ये वीक खुल सकता है, तो वो वीकनेस पे बिल्कुल खरीदारी करें। मुझे लगता है एक तो ये रूरल इकोनॉमी को कैटर करती है और सरकार का डेफिनेटली फोकस है रूरल इकोनॉमी को जल्द से जल्द वापस से पटरी पे लाने का, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने का। तो मुझे लगता है M&M फाइनेंस में बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। और जो चौथा स्टॉक है कैश मार्केट से, सीमेंट स्पेस की अच्छी कंपनी है जेके सीमेंट। वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ता लगता है और सीमेंट सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है जेके सीमेंट में खरीदारी करनी चाहिए और इसको एक पोजिशनल मीडियम से लॉन्ग टर्म के रूप में भी बिल्कुल देखा जा सकता है। और फाइनली एक रबर, सिंथेटिक लेटेक्स बनाने वाली कंपनी एपोटेक्स इंडस्ट्रीज मुझे करंट लेवल्स पे अच्छी लगती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। आज भी इसमें अच्छे अपसाइड बन सकते हैं और बाकी मुझे लगता है आने वाले दिनों में सब्सटेंशियल अपसाइड ये स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो 2 स्टॉक हैं आपके लिए वायदा कारोबार के, टोरेंट पावर और भारतीय एयरटेल। उनमें भी टॉप पिक टोरेंट पावर है। और इनफैक्ट 3 स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी आपके लिए वायदा कारोबार से है। लेकिन 2 मिड कैप शेयर हैं, जेके सीमेंट और एप्कोटेक्स। ये भी है सेठी साहब को पसंद। तो आइए, ये है सेठी साहब की लिस्ट। आइए अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन भरपूर दिखने वाला है। पहला स्टॉक जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और आज सेठी साहब आपकी लिस्ट में एप्कोटेक्स को मैं कंज्यूमर में नहीं मानूंगा। हाँ, तो कंज्यूमर वाला कोई स्टॉक है नहीं। और जो ग्रोथ आई है, वॉल्यूम ग्रोथ, वो थोड़ी चिंताजनक है। मुनाफा भी 75% घटा है। क्या राय है गोदरेज कंज्यूमर पर और साथ ही बाकी स्टॉक्स पर जो एफएमसीजी वाले हैं? देखिए अनिल जी, हाल ही में जब HUL के नतीजे आए तो नतीजे काफी खराब थे और उसके बाद हमने HUL में काफी दबाव देखा। मुझे लगता है ये जो नतीजे आए हैं, नतीजे तो डेफिनेटली थोड़े निराशाजनक है, बट FMCG सेक्टर पे वैसे मैं ओवरऑल बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये जो खराब नतीजों के कारण जो गिरावट आती है उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जहां तक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का सवाल है, एक अच्छी पेडिग्री वाली अच्छी कंपनी है और सरकार ने भी आज जिस तरह से उनका फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर या इंडियन ब्रांड्स के ऊपर, इंडियन गुड्स के ऊपर, मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी जो FMCG कंपनीज है इनको बिल्कुल फायदा होना चाहिए। तो गिरावट में इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। गोदरेज कंज्यूमर गिरावट पर यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये है गोदरेज कंज्यूमर। सिटी साहब, एक और बल्कि आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि एक और अर्निंग्स रिएक्शन है सीमेंस का। अनुमान के हिसाब से काफी खराब नतीजे रहे। कल हमने वैसे काफी बड़ी तेजी देखी कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में, स्पेशली L&T। पर जिस तरह से सीमेंस के नतीजे आए हैं, जिस तरह से कैपिटल गुड्स के ये संकेत दे रहे हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए सीमेंस पर, क्या अप्रोच रहनी चाहिए कैपिटल गुड्स सेक्टर पर? देखिए दीपांशु, नतीजे तो डिसअपॉइंटिंग है, बट स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और कल भी एक अच्छी खासी तेजी हुई है। मुझे लगता है इन नतीजों के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन डेफिनेटली हो सकता है, बट इसमें साथ कुछ एक कोई बिजनेस सेल की भी शायद न्यूज है जो मैं सुन रहा था जब मैं आ रहा था ऑफिस पहुंचने के दौरान। आपकी चैनल पे ये न्यूज चल रही थी। मुझे लगता है उसका एक थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरना नहीं चाहिए नतीजों के ऊपर
और मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर अच्छी खासी कोई गिरावट आती है तो इस स्टॉक को भी मीडियम से लंबी अवधि के लिए खरीदा जाना चाहिए। ओके, तो सीमेंस को मीडियम से लंबे अवधि के लिए आप खरीद सकते हैं। गिरावट अगर आए तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अच्छे परफॉर्मेंस रहती है, बट हाँ जिस तरह से स्लो डाउन चल रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं इस सेक्टर के लिए, तो वहां पर आपने असर जरूर देखा है इस समय। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो आज फोकस में रहने वाले हैं और जहां पर हम एक्शन थोड़ा बनते हुए देख सकते हैं। मारुति सुजुकी कल की अच्छी रैली के बाद अब कैसा मूवमेंट आएगा, कुणाल जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स कल आज ऑटो स्टॉक्स पे थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। इन्होंने एक डील करी है, कुछ हिस्सेदारी खरीदी है, इन्होंने अपना केपेक्स घटाया है, तो काफी सारी खबरें आ रही हैं मारुति को लेकर, और 2 दिन की रैली के बाद अब कैसा मूवमेंट होगा स्टॉक में? देखिए कंसोलिडेशन फिलहाल चल रहा है, वॉलेटिलिटी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर दीपांशु, और एक दायरा जो अगर आप देखें तो 800 रुपये का दायरा है। ऊपर का जो अपर एंड है वो 5400 के आसपास है और नीचे 4800, तो 5400 से 4800 के बीच में ही मुझे लगता है कि कुछ और वक्त मारुति बिताएगा। 5400 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तब आपको एक क्लियर बाय सिग्नल इमर्ज होते हुए नजर आएगा, और तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वॉलेटिलिटी पे काफी नुकसान हो सकता है, तो एक बार के लिए वेट एंड वॉच करते हैं, जब क्लियर ट्रेंड इमर्ज होगा तभी इसमें ट्रेड लेंगे। ओके, एक बार के लिए वेट एंड वॉच करते हैं, एक बार ट्रेंड अगर यहां पर आ जाए तो फिर मूवमेंट देख सकते हैं। वागले साहब, हैवेल्स की चार्ट देखिए, कल नतीजों के दम पर काफी पॉजिटिव रिएक्शन दिखाया, मजबूत बाजार में काफी मजबूती थी। आज ब्रोकरेजेस भी अपना बाय रेटिंग बरकरार रख रही है, बल्कि लक्ष्य यहां पर उन्होंने बढ़ाया हुआ है। किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए हैवेल्स में, क्या लेवल्स देखने चाहिए? दीपांशु 470 का एक लेवल है, वहां पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और हमने परसों वो लेवल लगभग टेस्ट किए, 1 रुपए के फर्क से वहां से बाउंस हुए, और मुझे लगता है मार्केट वीक है तो नीचे में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है ये मूव 530 535 तक तो जानी चाहिए, अभी 511 का बंद है, तो ये लेवल पे डेफिनेटली बेचने की सलाह नहीं रहेगी। 470 475 का बेस बन चुका है, ऑन द अप मूव 535 540 तक ये मूव कंटिन्यू हो सकती है। ओके, 535 540 तक हैवेल्स पर मूव कंटिन्यू हो सकती है। आइए स्वागत करते हैं किरण जाधव जी का भी, और जान लेते हैं कि किरण जी की पिक ऑफ द डे कौन सी है। गुड मॉर्निंग किरण जी, बताइए पिक ऑफ द डे में क्या स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? दीप मॉर्निंग, अनिल जी मॉर्निंग। मेरा नोटा रहेगा आज के लिए, और उसके 2 कारण हैं। पहले तो हम अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं तो 24,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है, 5 बार इसने टेस्ट किया है और उसमें फेलियर देखने को मिला है। नीचे में 23,000 का सपोर्ट है और हम उसके बहुत नजदीक है। अगर ये 23,000 का टूट जाता है तो मेरा मानना है कि काफी खराब चार्ट पैटर्न हो जाएगा, और फिर हमें बहुत निचले स्तर देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके निचले स्तर की बात करें तो मुझे लगता है कि 21,400 500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं डाउ जोन्स पे, और वैसे ही सिमिलर पैटर्न हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो 9,100 150 नीचे में रेजिस्टेंस है, 9,500 550 सॉरी सपोर्ट है, 9,500 550 रेजिस्टेंस है, इसके बीचों बीच है। तो हमें दोनों बाजू के मूव्स मिल जाएंगे। और कल आपने देखा होगा कि 2 से 3:30 बजे तक मैं बैठा था पर एक भी कॉल नहीं दिया, क्योंकि कोई ट्रेड सेटअप नहीं था। अभी बहुत अच्छे सपोर्ट्स के नजदीक है और कई स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नजदीक है। जैसे ही ये टूटते हैं तभी एक फ्रेश फॉल जनरेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, मार्केट्स खुलने दीजिए, फिर देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आता है। बट ये रेंज जो है वो डाउन साइड पर आ रहा है, फिर एक डायरेक्शनल मूव अगर आता है तो फिर और ट्रेडिंग कॉल्स खुलते हुए दिखेंगे।